हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम्म, ठीक है। तो आप लोग की लैब्स अरेंज हो रही है इस वीक? किसी को इन्फॉर्मेशन है कोई अभी तक? जी सर। हमें संडे को बुलाया है। संडे को बुलाया ना, तो कौन सी लैब्स हैं अभी? आई थिंक ईसीडी है। ईसीडी और और एमपीएस माइक्रो कंट्रोलर्स वाली। ठीक है। तो अभी तो आई थिंक 2-3 वीक्स हैं जो ऑन कैंपस होंगी लैब्स। उसके बाद क्लासेस को भी शिफ्ट करेंगे। तो हो सकता है कि हम लोग फिर मिड की बात, आई थिंक 8 तक क्लासेस आपकी मिड तक, 8 को मिड है आई थिंक। तो 2 वीक्स है इसके बाद। तो प्रॉब्ली वो 2 वीक्स ऑनलाइन ही होंगे क्लासेस, और फिर मिड के बाद ऑन कैंपस। अभी तक तो ये इरादा है। तो लैब्स का फिर चलिए संडे को आप लोग आए, लैब्स परफॉर्म करें, एसओपीज फॉलो करें थोड़ा सा। वो कंसर्न होता है मिड जी। टर्म तो ऑनलाइन होंगे ना। मिड टर्म अभी तक एक्सपेक्टेड ऑनलाइन ही है। अगर कुछ होता नहीं है किसी को या कुछ मसला नहीं होता। लास्ट टाइम मैंने हेयर किया था, मिड टर्म के बाद क्लासेस स्टार्ट होनी थी। तो आई थिंक मिड टर्म ऑनलाइन ही है फिलहाल तो तो अब कोई, हर कोई, किसी को मसला तो नहीं है ना आने में? हर कोई आ जाएगा ऑन कैंपस, क्योंकि आई थिंक ट्रांसपोर्ट का थोड़ा इशू होगा। तो वो आप बस पहले आप मैनेज कर लें, कैसे इसको लेके चलना है। लास्ट सेमेस्टर कैसे हुआ था, और वो क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट नहीं होगी आई थिंक कीट की तरफ से वीकेंड्स में। ठीक है। अच्छा, एक अटेंडेंस का मैं जिक्र करना चाह रहा था कि यहाँ बस एक मैसेज कर दिया करें जूम चैट में। मैं इवन इतनी स्ट्रिक्ट से फॉलो नहीं कर रहा कि मैं 2 बार मैसेज करने को बोल रहा हूँ क्लास के शुरू में, क्लास के एंड में, या रैंडमली नेम कॉल कर रहा हूँ, ताकि ये रिकॉर्ड में आती है। अब वो स्नैपशॉट्स एक आती तो है, लेकिन अब इसमें पूरा टाइम स्टैम्प और प्रूफ होता है। तो अगर आगे कोई मांगेगा तो हम लोग उसको ये फॉरवर्ड कर देते हैं, तो मेरे लिए आसानी होती है अगर ये जूम चैट पे सब अपनी अटेंडेंस लगाई हुई होती है। तो अब जैसे आई थिंक अनस का इशू हो रहा था थोड़ा सा, तो वो ट्रस्ट की बात नहीं होती, लेकिन वो आगे ना हमें प्रूफ देना पड़ता है अटेंडेंस अपडेट करने के लिए कि ये जूम चैट है और इसमें सबकी अटेंडेंस लगी हुई है। तो उसको प्लीज़ ये मैसेज कर दें। बाकी अपनी क्लासमेट्स को बता दीजिएगा जिन्हें ज्वाइन नहीं किया, कि अपनी अटेंडेंस यहाँ प्लीज़ मैसेज कर दिया करें। ठीक है। और एक पता नहीं मतीउल्लाह है कौन है, वो अपनी हमेशा अटेंडेंस गलत डालता है। ये 11125 डाल देता है, असली 11245 है। तो ये देख लीजिएगा। अच्छा, लास्ट क्लास में सैटरडे को तो, सॉरी ट्यूसडे को क्लास नहीं हो पाई थी हमारी। मंडे को जो क्लास हुई थी उसमें हमने कुछ स्मॉल सिग्नल पैरामीटर्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने 3 जो मेन डिस्कस किए थे। वो एक था जीएम था, ट्रांस कंडक्टेंस होती थी, उसके कुछ फॉर्मूला से हमने नोट डाउन किए थे। और 2 इनपुट रेजिस्टेंस थी जो हमने फाइंड आउट की थी, फॉर्मूला से ड्राइव किया था हमने, जिसमें एक आर पाई थी। ये भी इनपुट रेजिस्टेंस थी बट लुकिंग फ्रॉम बेस थी। और आर ई थी, इनपुट रेजिस्टेंस थी लुकिंग फ्रॉम एमिटर थी। तो ये अभी क्लियर हो जाता है कि आर पे आर ई में डिफरेंस बेसिकली एक हाइब्रिड मॉडल होता है और एक टी मॉडल होता है। तो हाइब्रिड मॉडल और टी मॉडल किसी ने कुछ देखे थे, या फिर मतलब कुछ हल्का सा ईसीटी, सॉरी एफ ई में करा था हम लोगों ने, नहीं करा था हाइब्रिड मॉडल टी मॉडल्स? ठीक। तो अभी तो देखिए, जब भी कुछ, एक तो हम डीसी एनालिसिस करते हुए आ रहे हैं, हम उसमें क्या करते थे, ऊपर एक रजिस्टर लगाते हैं, एक ट्रांजिस्टर लगाते हैं, और कुछ में यहाँ रजिस्टर होता है, कुछ में यहाँ भी रजिस्टर होता है, और डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। तो ये एक डीसी वोल्टेज मॉडल था। तो इसमें हम डीसी क्यू पॉइंट सेट करते थे, डीसी पैरामीटर सेट करते थे हम। ठीक है। अब अगर हम स्मॉल सिग्नल की बात आती है, स्मॉल सिग्नल बेसिकली आपको एसी एसी मॉडल बनाना पड़ता है। स्मॉल सिग्नल एक तरह से हम क्या कह रहे हैं कि एक डीसी सिग्नल है, उसके ऊपर एक साइन वेव स्मॉल सी प्रोवाइड की है आपने एज ए इनपुट। इस लास्ट क्लास में किसी एग्जांपल भी दिखा था इसका। तो अगर स्मॉल सिग्नल की बात आ रही है तो आप एसी सिग्नल की बात कर रहे हैं इनपुट पे, ये जो ब्लू से बना हुआ है।
तो एसी सिग्नल बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू कैलिंग टाइम आपका सिग्नल वेरी हो रहा है या किसी फ्रीक्वेंसी पे वेरी हो रहा है आपका सिग्नल। तो अब जब स्मॉल सिग्नल की बात आती है तो फिर हमें इनके पैरामीटर्स अगर ड्राइव करने हैं जो हमने किए थे, GM, आर पाई, आर ई, ए वी भी है वो वोल्टेज गेन, वो भी ज़्यादातर हम स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में यूज़ करते हैं। तो उसके लिए एक मॉडल बनाना पड़ेगा स्मॉल सिग्नल का। अब स्मॉल सिग्नल का मॉडल में कह लें कि ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, ये GM, आर पाई वगैरह, ये मतलब हमें प्लेस करेंगे मॉडल में, और फिर हम उससे ये वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे कि एक एग्जाम्पल एक से सॉल्व करेंगे कि कैसा होता है। तो अब जैसे ये सिंपल ट्रांजिस्टर है आपका, तो ये इसका कलेक्टर बेस एमिटर जंक्शंस मतलब हमने मार्कर्स लगाए हुए हैं, और ये अब मुझे जाएगा इसका एक पहले पहले बात आती है हाइब्रिड मॉडल की, हाइब्रिड पाई मॉडल की। नहीं? तो अगर मैं इसका स्मॉल सिग्नल बनाना चाहूँ तो ये जो मेरा पूरा ट्रांजिस्टर है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि एक मेरा रजिस्टर होगा और एक मेरी करंट सोर्स होगी या वोल्टेज सोर्स, कुछ कुछ केसेस में कहते हैं। और फिर ये बेसिकली ये आपका बेस है, ये आपका कलेक्टर है, ये आपका इमिटर है। तो एक रजिस्टर लगा हुआ है बेस टू इमिटर के बीच में। ये वही रजिस्टर है जो हमने कहा था कि जब हम बेस की साइड से देखते हैं तो एक आर पाई इनपुट रेजिस्टेंस नजर आती है। तो ये जो आपका रजिस्टर है ये आपका आर पाई है। एक कलेक्टर टू इमिटर के बीच में एक आपका करंट सोर्स है जिसको GMVB कहते हैं। और इसका डायरेक्शन ये है कलेक्टर टू इमिटर। अब इसका जो करंट है वो आपका IC है, ये करंट आपका IB है, और ये करंट आपका IE है। ये बेसिक मॉडल है, हाइब्रिड पाइप मॉडल है। देखिए मतलब इस ये एक्चुअली है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। इसको मैं वोल्टेज शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। तो अभी ये असली में वोल्टेज कंट्रोल का मतलब इधर क्या है कि आपने असली में तो करंट कंट्रोल करंट सोर्स कहते हैं BJTs को, लेकिन स्मॉल सिग्नल में अगर यहाँ एक आपने एक वोल्टेज के फॉर्म में एक करंट सोर्स बनाई हुई है, क्योंकि VB फैक्टर है इसका, तो बेसिकली ये VB वोल्टेज है जो इस करंट को कंट्रोल कर रही है एक तरह से। करंट सोर्स आपका IB वगैरह है। तो एक हमने पहले भी देखा था, तो ये VCCS अभी नाम दिया इसको, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। कुछ किसी केस में ये GMVB की जगह, हाँ क्योंकि असली में आपने इसको बोला भाई ये IC है, अगर मैं इधर लिखता हूँ तो मेरा IC है वो मेरा GMVB है, क्योंकि सोर्स का नाम दिया है GM टाइम्स VB और ये IC करंट फ्लो कर रहा है। तो ये वो उसी इक्वेशन से निकला है, उसी वेवफॉर्म से निकला है। हमने जो वेवफॉर्म बताई थी IC अगेंस्ट VB की, तो उसकी स्लोप GM होता है, तो ये IC इक्वल्स टू GMVB से हमारा इक्वेशन निकला था। तो अब इससे इसका एक ऑल्टरनेट एक करंट कंट्रोल करंट सोर्स भी होता है। ये तो वोल्टेज कंट्रोल है, उसमें बस डिफरेंस कुछ नहीं होता। उसमें आते हैं, उसमें बस डिफरेंस ये होता है कि यहाँ आर पाही होता है, यहाँ भी करंट सोर्स होती है, लेकिन ये अब करंट की फॉर्म में होती है। अब जैसे इसको कह रहा हूँ ये IC है, ये तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये बीटा IB है। तो कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम है बिल्कुल एग्जैक्टली। ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये मीटर है।
बस यहाँ GMVB सोर्स आ रही थी जो IC के बराबर होती है, और हमें पता है IC का एक और फॉर्मूला होता है बीटा IV, ये बीटा IV के बराबर होती है। तो इसको करंट कंट्रोल कर सोर्स कहते हैं, क्योंकि तरह से आप करंट IB को कंट्रोल करके आप IC कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें आप VB जो वोल्टेज इसको कंट्रोल करके आप IC कंट्रोल कर रहे हैं। तो दोनों हाइब्रिड पाई मॉडल्स हैं, ये VCCS के फॉर्म में, ये CCCS के फॉर्म में। तो अब इससे हम कह रहे हैं कि इसमें और फॉर्मूलाज भी होते हैं, जैसे IB है, ये हमने फॉर्मूला देखा था प्रीवियसली, उसमें VBE डिवाइड बाय R पाई था, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला हमने देखा था प्रीवियसली, R पाई को हम लेके चल रहे थे, तो वो हम कह रहे थे VB अपॉन IP के बराबर था। तो इसकी अगर मैं डेरिवेशन करना चाहूँ तो ये हमें पता है कि IE है, अगर मैं केस से लगाने की कोशिश करूँ तो ये IB प्लस IC के बराबर है, और मॉडल भी ये बताता है कि इमिटर से करंट पास कर रहा है, तो IB और IC का सम हो गया IE में पास कर रहा है। IB हमें पता है अभी इस इक्वेशन से कि ये VB अपॉन R पाई है, एंड IC का हमें पता है कि ये वो GMVBE है। तो अगर मैं VBE कॉमन लेना चाहूँ या VB अपॉन R पाई कॉमन लेना चाहूँ, तो अच्छा इसको एक चीज और इसको देख लेते हैं कि एक इक्वेशन और थी हमारे पास, वो थी R पाई इक्वल्स टू बीटा अपॉन GM। ये डेरिवेशंस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। एग्जाम में अगर मैं डेरिवेशन देता हूँ तो एक दो देता हूँ, फिर मैं उसको तीन चार में से बोलता हूँ ये एक दो आ सकती हैं, तो वैसे डेरिवेशन पे इतना फोकस नहीं होता, लेकिन बस पता होना चाहिए कि डेरिवेशन एक फॉर्मूला आपका वो कहाँ से आया था। तो ये एक आर पाई की इक्वेशन थी बीटा अपॉन जीएम, ये जीएम की इक्वेशन थी बीटा अपॉन आर पाई। तो अगर मैं जीएम की इक्वेशन में इधर डालता हूँ तो मेरा वी बी आर पाई प्लस बीटा वी बी आर पाई आ सकता है। अब मैं वी बी ई आर पाई कॉमन ले सकता हूँ मैं। इक्वेशन मॉडिफाई इस तरह से होती है कि वन अपॉन बीटा होती है, क्योंकि आर पाई आपने इस जीएम की जगह वी बीटा अपॉन आर पाई लगा देता और आपकी इक्वेशन आ रही थी। अब ये इक्वेशन है आई के बराबर में, आई इक्वल्स टू वी बी अपॉन आर पाई प्लस ब्रैकेट में वन प्लस बीटा। अब आर ई जो इक्वेशन है उसका फॉर्मूला क्या था? जैसे आर पाई का था वी बी अपॉन आई बी, वैसे आर ई का था वी बी अपॉन आई ई। तो इधर अगर मैं आर पाई को यहाँ ले जाऊं और मैं आई ई को यहाँ ले जाऊं, तो आर पाई इक्वल्स टू वी बी अपॉन आई ई, जो आर ई के बराबर है, टाइम्स वन प्लस बीटा। तो ये हमने इक्वेशन देखी भी थी कि आर पाई इक्वल्स टू आर ई वन प्लस बीटा, ये हमने डेरिवेशन किसी तरह शायद देखी थी। इसको थोड़ा सा इस सर्किट से इसकी डेरिवेशन ये होती है, ठीक है। अब हमारा मेन फोकस इधर ये है कि ये अभी तो इस पर एक ट्रांजिस्टर है, अब इस ट्रांजिस्टर की जगह कह लें कि रेजिस्टर्स वगैरह भी आएंगे, सर्किट के बाकी कंपोनेंट्स आएंगे, तो उसके साथ हमें स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाना होगा। अभी तो हमने सिर्फ एक ट्रांजिस्टर का बनाया है, लेकिन अगर आपको पता है कि ट्रांजिस्टर का स्मॉल सिग्नल मॉडल ये है, तो कहीं कुछ भी लगा हुआ हो, अगर यहाँ इवन कलेक्टर पे एक रेजिस्टर लगा हुआ हो, आपको पता होना चाहिए कि कलेक्टर पे एक वो रेजिस्टर लगा हुआ है। अब वो
उस पे आते हैं, शायद आपको पता ना हो कि डीसी सोर्सेज ग्राउंड हो जाती हैं, तो ये स्मॉल सिग्नल में ग्राउंड हो जाएगा, उस पर देखते हैं। तो लेकिन मेन जैसे ट्रांजिस्टर का मॉडल ये था, वैसे आपका एक ट्रांजिस्टर का मॉडल ये होगा स्मॉल सिग्नल फॉर्म में। बाकी जो सर्किट्स हैं वो सारे एक्सटर्नल हैं, जो रजिस्टर लगते थे आर ई पे, आर सी या बी पे लगते थे रजिस्टर्स वगैरह, और इवन कैपेसिटर्स आगे आएंगे, ये सारे इस ट्रांजिस्टर के बाद वाले पोर्शन में आएंगे, तो उसके बाद कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इन द एंड स्मॉल सिग्नल मॉडल में ट्रांजिस्टर का यही होता है, और ये हाइब्रिड पाई मॉडल होता है। तो इसमें ये दो केसेस होते हैं, एक वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स और एक करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ये डिपेंडिंग के आपको क्या वैल्यूज नोन है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। बस एक चीज अगर आपको पता है कि अगर आपको बीटा गिवन है तो आप आई भी निकाल सकते हैं। अब जैसे ये राइट वाली सर्किट है, इसमें अज्यूम करते हैं आई सी गिवन है, बीटा गिवन है, तो आई भी निकाल सकता हूँ। आई भी निकाला हुआ है मैंने, मुझे वी भी मालूम है, तो मैं आर पाई निकाल सकता हूँ। उस केस में ये सर्किट यूज कर सकते हैं। लेफ्ट वाले केस में अगर मुझे वी मालूम है और मुझे आईसी मालूम है, डायरेक्ट जीएम निकाल सकता हूँ। तो वो सर्किट पे डिपेंड करता है कि क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो उस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो ये तो फिलहाल आपका हाइब्रिड पाई मॉडल था। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन था? कि हाइब्रिड पाई मॉडल होता क्या है असली में? ये तो बस एक सिंपल सा एक रेजिस्टर है जिसको आर पाई नाम दिया, और एक करंट सोर्स है उसको जीएमवीबी या बीटा आईबी नाम दिया है। बेसिकली करंट सोर्स आईसी करंट की इक्विवेलेंट है, और उसके दो इक्वेशंस हैं, जीएमवीबी और बीटा आईबी, और बाकी तीनों टर्मिनल्स हैं मीटर बेस कलेक्टर, और जो बाकी जो भी रेजिस्टर वगैरह आएंगे वो इस पे कनेक्ट होंगे। तो ये तो हाइब्रिड पाई मॉडल था। अब एक होता है टी मॉडल। टी मॉडल बेसिकली ऐसा होता है कि एक करंट सोर्स होती है, ठीक है। तो इस केस में ये इसको टी के फॉर्म में कहते हैं कि टी फॉर्म में कनेक्ट हुआ हुआ है, तो इसको टी मॉडल कहते हैं। तो इस केस में आपका ये जो करंट सोर्स है इसकी भी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, क्योंकि करंट आपका आईसी यहाँ फ्लो कर रहा है, ये आपका आईबी यहाँ फ्लो कर रहा है, और इन दोनों का सम है वो इसके अक्रॉस फ्लो कर रहा है, उसको आई नाम दिया हुआ है। टी मॉडल में आपका जो रेजिस्टर होता है वो आर ई होता है, और आपका जो करंट सोर्स होती है ये भी अगेन जीएम वी बी होती है, क्योंकि ये भी आईसी है, उस केस में आईसी था। तो अब इसको हम अगेन इसको मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये वी सी सी एस है, ये टी मॉडल। ये वी सी सी एस है क्योंकि इस पे वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है इसलिए करंट आपका। इसका दूसरा जो इक्विवेलेंट होता है वो, अच्छा अब यहाँ मैं बीटा आई बी भी लिख सकता हूँ, लेकिन टी मॉडल में इसको अल्फा आई ई कहते हैं। क्योंकि अभी अब आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप आर ई का लेके चल रहे हैं मॉडल, ठीक है। तो आर ई मॉडल में जो आपकी रिलेशन होती है वो बेसिकली वी बी अगेंस्ट आई ई होती है। तो यहाँ मैं बीटा आई बी नहीं लिख सकता, नहीं, क्योंकि मैं फिर इस करंट को रिलेट करूँ आई बी से, तो तभी यहाँ अब आईसी का भी पता है, दूसरी इक्वेशन क्या होती है, अल्फा आई होती है। तो इस केस में तभी वो एक अल्फा आई आता है बीटा आई बी की जगह, तो वो दोनों आईसी के बराबर होते हैं। देखिए रिकॉल कर सकते हैं हम आराम से। तो इस केस में हाइब्रिड मॉडल में हमने बीटा आई बी इसलिए किया था क्योंकि आर पाई की जो इक्वेशन है, ये तो चलिए आर ई वाली इक्वेशन थी, एक आर पाई की इक्वेशन होती है, उसमें आपका वी बी अपॉन आई बी वाला फैक्टर आता है। तो ये जो इक्वेशन होती है इसमें, क्योंकि इसको आप वी बी को आप आई बी से रिलेट कर रहे होते हैं, इस केस में आप वी बी को आई से रिलेट कर रहे होते हैं। तो दोनों
केंद्रीय रिजल्ट सेम आएंगे क्योंकि वो दोनों इक्वल इस लिहाज से है। तो मैं अगर यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये GMVB है, ये बीटा IB है, या ये अल्फा IE है। और यहाँ इसको होना चाहिए। तो तीनों का इक्वेशन का मतलब सेम है, ठीक है। तो अगर इसको, और बाकी R इस केस में आ रहा है, उस केस में R पाई था। तो ये भी जो आपका मॉडल है, ये इस तरह से कह लें कि ये ट्रांजिस्टर का मॉडल है। इसके अलावा जो कनेक्शन होंगे वो इसके बाहर होंगे। एक कलेक्टर टर्मिनल जो है, ये वही कलेक्टर टर्मिनल है। तो एक हाइब्रिड पाई मॉडल होता है, एक टी मॉडल होता है, जिसको हम लेके सॉल्व करते हैं। इसमें अगेन इसकी टेंशन जाती नहीं है, लेकिन इसकी कुछ इक्वेशंस लिखी हुई थी इसकी। वही GM इक्वल्स टू IC/VT है। ये पुरानी इक्वेशंस है हमारी, जो हम पावर रिपीट करेंगे हर जगह। RE की इक्वेशंस है। तो ये सारी इक्वेशंस एक जगह होंगी तो सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगी। तो R इक्वल्स टू α/GM है। ये कुछ इक्वेशंस है जो इसके ने सर्किट के अगेंस्ट लिखी हुई थी। तो अब स्मॉल सिग्नल क्वेश्चंस की बात आती है तो वो या तो बोल सकते हैं कि हाइब्रिड पाई मॉडल सॉल्व करें या टी मॉडल सॉल्व करें। टी मॉडल पे आता है तो आपको अगर इसका स्मॉल सिग्नल बनाना है तो आपको इस फॉर्म में बनाना होगा, ठीक है। उसके इसमें आपका टी मॉडल में हमेशा RE आएगा, और कुछ केस में GMVB आएगा, कुछ केस में अल्फा IE आएगा, ठीक। तो बाकी तो इसमें वही है, कनेक्टर बेस एमिटर के बाद जो भी डिवाइस कनेक्ट होंगी तो वो कनेक्ट होंगी। और इसका अगर हाइब्रिड पाई मॉडल बनाना चाहेंगे तो वहाँ RE की जगह हमेशा R पाई आएगा। और करंट सोर्स अगेन GMVB तो सेम होगी, लेकिन इस केस में बीटा IB होगी, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें किसी को क्वेश्चन है इन हाइब्रिड पाई मॉडल या टी मॉडल से? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसके एक एग्जांपल या एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। किसी से कोई क्वेश्चन है? आखिर वाला पार्ट समझ नहीं आया। आखिर वाला कौन सा पार्ट? GM is equals to IC upon V pi। GM तो IC/VT था। ये इसकी बात, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो? सर नहीं, ये क्वेश्चन तो मैंने बस लिखे हैं, नोट डाउन किए हैं। ये प्रीवियसली हम लोग इसको देख चुके हैं। मतलब प्रीवियस लेक्चर में हमने ये GM की जब हमने सॉल्व किया था, जैसे डेरिवेशन थी ना। डेरिवेशन थी, जैसे ये R पाई था, RE था, जो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व की थी IC/VT की। ये बस हमने नोट डाउन किए हैं कि ये इक्वेशंस वहाँ यूज हो सकती हैं। तो हमने डायरेक्ट नहीं की, तो बस ये हमने हम नोट। यहाँ पे यूज क्यों कर रहे हैं, ये नहीं समझ आया। नहीं, अभी यूज नहीं करें। मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में यूज हो सकती हैं ये अभी। बुक में बस इन्होंने इसके नीचे लिखी हुई थी, तो इसका और कोई मतलब मकसद नहीं था लिखने का। अभी आगे क्वेश्चन होगा उसमें ना, ये फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं। तो अभी इसको फिलहाल अगर चाहो तो इग्नोर कर सकते हैं आप। बस यहाँ बताने मकसद थी कि टी मॉडल में RE और ये GMVB अल्फा आई का ये इम्पोर्टेंट है अभी, और हाइब्रिड में R पाई GMVB बीटा आई भी इम्पोर्टेंट है। इन फॉर्मूलाज पे नहीं, तो अब ये सारे फॉर्मूलाज पुराने फॉर्मूलाज ही हैं। ये R पाई भी था, RE1+बीटा, ये पुराना फॉर्मूला है। तो अभी इन फॉर्मूलाज पे नहीं जाओ। अभी क्वेश्चन पे अगर फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं तो वो उसको लेके चलते हैं, लेकिन इसको इग्नोर करें फिलहाल उसको, इस इन फॉर्मूलाज को, अगर कंफ्यूजन हो रही है। ठीक। एक एक एग्जाम्पल है 6.14। ठीक है। तो अब एक सर्किट गिवन है, जिसमें एक RC है, एक रेजिस्टर लगा हुआ इधर RB के नाम से, इधर स्मॉल सिग्नल सोर्स भी लगी हुई है, और इधर
डीसी सोर्स भी लगी हुई है। अच्छा, कुछ केस में प्लस माइनस के फॉर्म में स्मॉल सिग्नल बोलते हैं, और कुछ केस में साइन वेव दी होती है ऐसे ऐसे, तो वो एक ही बात है। तो ये आपका वी आई है, ये एक वी बी बी है, 3 वोल्ट गिवन है, एक आर बी बी गिवन है 100 के, एक आर सी है 3 के, एंड सोर्स है 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये एम्पलीफायर सर्किट इन्होंने डिजाइन किया हुआ है, हमें बोला हुआ है कि बीटा आपका 100 है, आपको ए वी फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी एक वेवफॉर्म, एक सॉरी सर्किट दिया हुआ है जिसका इन्होंने बोला हुआ है कि हम इसको सॉल्व करें तो पहले हमेशा हमें पहले डीसी एनालिसिस करना होगा इन सर्किट्स का। ठीक है, अभी जैसे इसका पार्ट 1 है, तो वो क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड क्यू पॉइंट ऐसे, मतलब कि अज्यूमिंग वी इन इक्वल्स टू 0। अच्छा, अभी ये जो वैल्यू ने लिखी थी, मतलब बोला यहाँ अज्यूम वी इन इक्वल्स टू 0, फाइंड क्यू पॉइंट, अज्यूम वी इन वी आई या तो इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली बताना चाहिए कि आपका जो एसी सिग्नल है वो इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये मतलब ये इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए से नहीं है क्योंकि हमें पता होना चाहिए, हम हमेशा हम क्यू पॉइंट फाइंड आउट करने चाह रहे हैं। तो क्यू पॉइंट मतलब वो बेसिकली डीसी पॉइंट है जिस पे आपने बायस किया हुआ है ट्रांजिस्टर को, और उसके ऊपर आप एसी स्विंग दे रहे हैं। तो वी इन या वी आई को 0 लिखना जरूरी नहीं है। अगर बात हो रही क्यू पॉइंट पे, तो उसका अंडरस्टैंडिंग ही यही है कि वी आई 0 ही होगा। ठीक है, तो अब ये सर्किट को हम हल्का सा मॉडिफाई करके बना लेते हैं। ठीक है, मतलब उस केस में हम आप ये सर्किट आप रिकॉल कर लेंगे। और ये हमारा 3K का रजिस्टर है, और बाकी सब कुछ सेम है। ये आपका 100K है, और ये आपका 3 वोल्ट है। ठीक है, बस हमने सर्किट में कुछ नहीं किया। हमने अगर पहला इक्वेशन सॉल्व करने की तरफ से, तो हमने वी आई को 0 किया, वी आई 0 किया, तो ये सोर्स है ये डिलीट हो गई, ये जो एसी सोर्स थी, और बस डायरेक्ट हम 3 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है। तो आपका सर्किट इस तरह से कुछ डिजाइन हो गया। अब इसमें हम चीजें फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्यू पॉइंट अगर बायस में फाइंड करना है, तो हमें क्या फाइंड करना होगा? अगर हमें चाह रहे हैं कि क्यू पॉइंट बायस हम कर रहे हैं, तो हमें या तो आई बी करंट मालूम होना चाहिए। ठीक है, हमें एक वीसी आउटपुट वोल्टेज है वो मालूम होना चाहिए कि किस वोल्टेज पे बायस हुआ है, वीसी कह लें या वीसी कह लें। तो ये कुछ डीसी फैक्टर्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए अगर हम क्यू पॉइंट इसका मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक, तो अब जैसे अगर मैं इसकी चीजें फाइंड करने की कोशिश करूं, तो ये 3 वोल्ट गिवन है, कह लें एक वोल्टेज है। अगर मैं कहता हूं मुझे ये आई बी करंट मालूम होना चाहिए, तो आई बी की इक्वेशन क्या बनेगी? वो बनेगी ये जो वी बी सोर्स थी माइनस इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप जो वीबीई था, एंड डिवाइड बाय आपका 100K का रेजिस्टर जो आपका
RBB था। इस केस में मैं आई फाइंड कर सकता हूँ 3 माइनस 0.7 2.3 डिवाइड बाय 100K, तो 2.3 डिवाइड बाय K को मिली होकर 2.3 मिली और 2 जीरो शिफ्ट होंगे तो ये 0.0023 मिली एम्पेयर मेरा IB करंट होगा। तो इससे बाकी क्यू पॉइंट बाकी चीज फाइंड कर सकता हूँ मैं, IC फाइंड कर सकता हूँ, बीटा IB के बराबर है। तो अगेन 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको तो 2.3 मिली एम्पेयर आ रहा है। अब IE भी फाइंड कर सकता है इस केस में। अब इसमें VC भी फाइंड कर सकते हैं, VC हो या VCE हो एक ही बात है। उस केस में आप इसको कर सकते हैं VCC माइनस ICRC जो हो गया 10 माइनस 2.3 टाइम्स 3K। ये 3K है, सॉरी। एक मिनट प्लीज होल्ड करेंगे। सॉरी। अच्छा ये इसको ICRC था बेसिकली, IC आपका 2.3 मिली था और RC आपका 3K था। तो इससे मैं VC फाइंड कर सकता हूँ। तो VC मेरा आ रहा है 3.1 वोल्ट। और अगर हमें क्यू पॉइंट की कंडीशन चेक करनी है कि ये सैचुरेशन में है या एक्टिव में है या किस में है, ठीक, एक्टिव, तो आप एक मुझे बताएगा ये साइन क्या होना चाहिए एक्टिव में रहने के लिए। अगर मैं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कलेक्टर शुड बी ग्रेटर देन बेस और बेस शुड बी ग्रेटर देन कलेक्टर अगर मुझे एक्टिव रीजन में रहना है। तो कलेक्टर शुड बी ग्रेटर देन बेस। तो हमारा कलेक्टर 3.1 वोल्ट है, बेस हमारा 0.7 हमने जिम किया है क्योंकि मीटर ग्राउंड है, तो ये सैचुरेशन रीजन में है। तो आपने क्यों, सॉरी, आप एक्टिव रीजन में, नहीं तो आपने इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में अंदर बायस किया हुआ है, तो अब आपका क्यू पॉइंट एक तरह से वैलिड बायस हुआ हुआ है। तो ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमने अभी निकाल ली, DC इन्फॉर्मेशन। इस सर्किट को देख के हमने करंट्स निकाल लिए। आई निकाला नहीं है कि आई निकाल सकते हैं, हमने वोल्टेज निकाल लिए, बेस का, कलेक्टर का, इमीटर तो ऑब्वियसली ग्राउंड है, ठीक। अच्छा, अब अगर स्मॉल सिग्नल की बात होती है ना, अब जैसे क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि स्मॉल सिग्नल पैरामीटर्स फाइंड आउट करें। ठीक है, तो स्मॉल सिग्नल पैरामीटर्स फाइंड करने की बात हो रही है। अब स्मॉल सिग्नल में आपकी DC सोर्सेज है, उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, ठीक है? क्योंकि वो तो बायस पॉइंट ऑफ व्यू से थे। तो अब DC सोर्सेज को हम रिमूव करके AC सोर्सेज को इंक्लूड करके हम एक स्मॉल सिग्नल मॉडल बना सकते हैं। तो उसमें 2-3 स्टेप्स होते हैं। एक तो स्टेप क्या होता है, जो आपकी सारी सोर्सेज हैं, DC सोर्सेज, वो सारी ग्राउंड हो जाएंगी या उनको शॉर्ट से रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन तो आपका जो ये VCC है जो 10 वोल्ट है, ये एक तरह से ग्राउंड कनेक्ट हो जाएगा, इमीटर तो ऑलरेडी ग्राउंड है,
और आपका जो ये 3 वोल्ट आपने VBB नाम दिया था ये भी ग्राउंड पे कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं पहले फिगर पे आऊँ जो मेरी ये फिगर 1 थी या ए कह लें इसको, सही है? तो फिगर ए में आपके जो सारी सोर्सेज हैं वही तरह से ग्राउंड से रिप्लेस हो जाएंगी, तो बस बचेगा क्या, आपकी AC सोर्स है ये बचेगी। तो अगर मैं इसको यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो एक तरह से मेरा VI AC सोर्स है, ये आई कि जो VBB है ये शॉर्ट होगी ग्राउंड से। और ये जो 10 वोल्ट लिखा हुआ है ना, इसका शॉर्ट बोलने का मकसद असली में ये 10 वोल्ट जो, अगर मैं इधर थोड़ा स्ट्रिंग करने की कोशिश करूँ, ये जो 10 वोल्ट है ना एक तो सप्लाई है और ये ग्राउंड से कनेक्ट होगी। ऑब्वियसली दूसरा इसका हमेशा टर्मिनल ग्राउंड पे कनेक्ट होगा। तो ये जो ऊपर जो VCC 10 वोल्ट लिखा है वो असली में इसके ऐसे इसका कनेक्शन 10 वोल्ट सप्लाई है, पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिप्लेस all DC sources to if their DC sources are shorted, ठीक है, या रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट कह लें कुछ भी, तो वो एक ही बात हो रही है कि अगर हमने यहाँ लिखा हुआ है 10 वोल्ट, सही, इसको हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, तो वही तरह से जो ये बाईपास होके कनेक्ट हो गया है, तो एक तरह से वो रिमूव होने की बात ही हो रही है। तो अगर मैं पहले फिगर ए को बनाने की कोशिश करूँ तो VBB जो 3 वोल्ट था वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो गया, तो वो डायरेक्टली ग्राउंड हो गया। ठीक, इसके ऊपर एक रजिस्टर आ रहा है, वो जो 100K का रजिस्टर है। अब यहां से ना आपका ट्रांजिस्टर शुरू हो जाता है। हमें पता है ये हमारा ट्रांजिस्टर है, इसका बेस कलेक्टर इमिटर जंक्शन है। तो अच्छा, अगर कॉल डिस्कनेक्ट होती है तो दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा, 5 मिनट का लेक्चर पे कंटिन्यू कर लेंगे। तो इसका अब मैं आता हूँ इसके सर्किट के स्मॉल सिग्नल बनाने पे। तो ये हमें पता है कि ये आपका बेस है और स्मॉल से मुझे पता है कि यहाँ एक ठीक है। तो अब जो मैं ब्लू में बना रहा हूँ ये मैं इसका बेसिकली स्मॉल सिग्नल मॉडल बना रहा हूँ। तो इसमें ये इसका कलेक्टर है, ये इसका एमिटर है, और ये अगर आप वोल्टेज वाले में लिखना चाह रहे हैं तो ये आपका GM-PBE है। ये हमें पता है कि IC करंट है, ये IB करंट है, ये R पाए है, दिस इज IE। जी, आप इसके अलावा एमिटर पे हमें पता है कुछ नहीं है, ग्राउंड कनेक्ट हुआ हुआ है। कलेक्टर पे हमें पता है एक रजिस्टर लगा हुआ है RC, जो आपका 3K है, और VCC हमेशा 10 वोल्ट है क्योंकि इसको शॉर्ट करना है, तो ये भी ग्राउंड पे कनेक्ट हुआ हुआ है। और आपका यहाँ V आउट मेजर कर रहे हैं क्योंकि आप इधर से V आउट मेजर करते हैं और वो भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेजर करते हैं। तो V आउट मेरा एक्चुअली ये होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये एक स्मॉल सिग्नल मॉडल के फॉर्म में हमने एक AC सर्किट बना दिया अपने लेफ्ट वाले जो सर्किट है वेव फॉर्म या सर्किट ए का, उसका हमने एक सर्किट बना दिया। इसमें स्मॉल सिग्नल मॉडल लगा हुआ है और इसके स्मॉल सिग्नल बाकी डिवाइसेस लगी हुई हैं, जिसमें आपका
AC सोर्स है और DC सोर्स से शॉर्ट हो गई है। तो ये काफी जगह ना ये करने को आएगा, हमें इसको अगर हमें स्मॉल पैरामीटर्स फाइंड करने हैं तो हमें इवेंचुअली इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस मॉडल में जो सी वाली आपका सर्किट। तो अब बाकी जो बात हो रही इसकी वैल्यूज फाइंड करने की, तो वो अब हम फाइंड कर सकते हैं। आर ई की वैल्यू एक पता होती है हमें कि वी टी अपॉन आई होती है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगेन पहले से नोन है। तो आई मुझे हमने फाइंड आउट तो नहीं किया था लेकिन आई सी फाइंड आउट किया था, तो आई सी से लेके हम आई फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, तो ये हमारा 10.8 ओम आ रहा है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वी टी पता है, आई सी पता था, तो हमने आई फाइंड कर लिया। अब जी एम की जो क्वेश्चन हमने वहाँ लिखी थी, आई सी अपॉन वी टी, आई सी हमें मालूम था, वी टी मालूम है, तो हम जी एम निकाल सकते हैं। ये तो हमारा जी एम 92 मिली एम्पियर पर वोल्ट आएगा। एंड आर पाई हमारा बीटा अपॉन जी एम है, इसको हम 1.09 के निकाल सकते हैं। वरना हम आर पाई को आर ई टाइम्स 1 प्लस बीटा से भी निकाल सकते हैं। तो वो यही वैल्यू आएगी आर पाई की। ठीक है। तो ये कौन पैरामीटर्स होते हैं जो आर ई आर पाई आर जी एम के। बेसिकली यहाँ आपको आर ई की जरूरत नहीं है एज इज, क्योंकि हमने हाइब्रिड मॉडल ये पाई मॉडल बनाया हुआ है, तो उसके इसमें आर पाई यूज होता है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब यहाँ बाकी वैल्यूज फाइंड करने के बाद गेन की बात आती है। ठीक है, अब जिसको जो इन दी एंड उनको चाहिए था, गेन चाहिए था। अब गेन के लिए हम एक दो स्टेप क्या लेके चलते हैं हम। अगर मैं यहाँ से एक वोल्टेज डिवाइडर बनाने की कोशिश करूं, मैं VBE की इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं, तो बेसिकली वो क्या होगी, आर पाई डिवाइड बाय आर पाई प्लस आर बी बी एंड टाइम्स वी इन। तो ये मेरा एक आर पाई वैल्यू है अगर 1.09 के, आर बी बी है 100 के, तो उस लिहाज से एक इक्वेशन बन सकती है 1.09 डिवाइड बाय 101.09 के दोनों में कैंसिल हो गया था, टाइम्स वी इन क्या 0.011 वी इन। ये है मेरा VBE। वी आउट एक क्वेश्चन में बनाने की कोशिश करूं, तो एक IC करंट है जो इस RC में से गुजर रहा है। तो वी आउट मुझे पता है कि ये IC RC होता है अगर इसमें से करंट गुजर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ कह सकता हूँ कि आई आउट RC है अगर मैं वी आउट निकालना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं अगर आई आउट कह रहा हूँ कि इसके क्रॉस करंट और ड्रॉप, लेकिन आई आउट IC की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि माइनस IC RC। असली में ये वोल्टेज ड्रॉप अगर आपको चाहिए, वी आउट चाहिए, तो उसके रिश्ते के क्रॉस जो करंट फ्लो करे वो वी आउट होगा ना। तो इसके क्रॉस अगर जो करंट फ्लो करे, इसको हमने आई आउट नाम दिया हुआ है, तो वो वोल्टेज होगा। लेकिन आई आउट की डायरेक्शन टू ग्राउंड है और IC की डायरेक्शन ऑपोजिट, दोनों वैल्यूज बराबर हैं क्योंकि और कोई करंट जा नहीं सकता। तो अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो आई आउट इक्वल्स टू माइनस IC होगा। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इससे बस फर्क पड़ेगा आपका जो आंसर है वो नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंस आएगा। और गेन हमारा नेगेटिव में होगा क्योंकि वी आउट वी इन होता है वो एक आउट फेज होता है। हमें पता है कि वी इन जब बढ़ता है तो वी आउट उसका इन्वर्टेड आउटपुट आता है, तो एक गेन नेगेटिव की वजह से उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है।
तो IC का हमें पता है कि वो क्या है, -GM VBE टाइम्स RC। अब GM हम निकाल चुके हैं, VBE भी हम निकाला तो हमने नहीं, लेकिन वो कैंसिल हो सकता है। सही। तो अगर मैं गेन की इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं, V out over V in, तो क्या मैं बना सकता हूँ इसको? क्योंकि अब V in का हमने विद रिस्पेक्ट टू VB निकाली हुई इक्वेशन, ये जो इक्वेशन थी आपकी, और आपने V out भी विद रिस्पेक्ट टू VB इक्वेशन निकाली होगी आपने। तो अगर V out डिवाइड V in मेरा गेन है, तो जो V out की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू अगर V in आती है, या तो आप इसको सॉल्व करिए, गेन निकाल सकते हैं। पहले ये तो आपका एक टास्क होगा कि आप इसको गेन निकाल के वैल्यू बताएं। ऐसे ये बुक में तो हुआ होगा, तो मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग वहीं से कॉपी कर लेंगे। इसका गेन -3.04 आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा ट्राई करें कि ये GM नोन है, RC नोन है, तो V out विद रिस्पेक्ट टू VB आएगा। देखिए, और V in विद रिस्पेक्ट टू VB कैसे होता है, डिवाइड भी कर सकते हैं इसको, तो सॉल्व करके इसको आप गेन निकाल सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये मैं छोड़ता हूँ फिलहाल। अगर किसी को अटेम्प्ट करना है कि ये -3.04 वोल्ट पर वोल्ट अगेन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिखना चाहें नहीं लिख सकते। तो ये आप गेन निकाल लीजिएगा। तो बेसिकली ये एक एग्जांपल था, इसकी एक्सरसाइज भी आगे देखेंगे। ये TC पहले एनालिसिस हमने किया और फिर हमने स्मॉल सिग्नल में कन्वर्ट किया था इसको इस फॉर्म में। ठीक है, तो किसी का इसमें कोई क्वेश्चन है फिलहाल? नो सर। ठीक है, तो ये इन दी एंड गेन निकालना होता है। बाकी पैरामीटर्स हम निकाल चुके थे, तो गेन B आउट V इन की फॉर्म में आपने गेन निकाला है। तो इसको ये मैंने थोड़ा सा एंड में तो स्टेप मिस किए हैं जानबूझ के, तो आप इसको अटेम्प्ट करके सॉल्व करिए, गेन से आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके सर। ठीक है, तो इसको फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक हम एक एक्स्ट्रा सेशन भी रख लेंगे। जो हमारा मिस हुआ था मैं अहमद से बात कर लूंगा। ठीक ओके है, तो सर। नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।